This conference will now be recorded. हमने लास्ट लेक्चर में 4 एंट्री सीखी थी रिलेटेड टू अकाउंट रिसीवेबल एंड बैड डेट्स, जिनमें से एक एंट्री हमने सीखी कि बैड डेट्स की अगर हम बात करें, बैड डेट्स राइट ऑफ। तो दो तरह के बैड डेट्स राइट ऑफ किए जाते हैं। नंबर 1, जिसकी ऑलरेडी प्रोविजन हो, जिस डेटर्स की ऑलरेडी प्रोविजन या अलाउंस क्रिएट किया हुआ है, अगर वो कंफर्म हो जाए कि आपने उसको राइट ऑफ करना है तो उसकी एंट्री पास होगी अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। और इसके अलावा मतलब जिसकी प्रोविजन क्रिएट ना हो या पहले आपको उसके ऊपर डाउट ना हो, वो राइट ऑफ करने हों तो उसकी एंट्री पास होती है बैड डेट्स टू डेटर्स। अब आपको अजीब जरूर लग रहा होगा कि प्रोविजन वालों को हम अलाउंस फॉर बैड डेट्स के नाम से क्यों राइट ऑफ करते हैं। उसकी वजह कि जब प्रोविजन क्रिएट होती है तब हम बैड डेट्स तभी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो याद है ना, प्रोविजन की एंट्री क्या होती है कि अगर आप लोग प्रोविजन इंक्रीज करो तो प्रोविजन की एंट्री होती है बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ऐसा ही है ना। और अब जब के वो राइट ऑफ हो जाएं तो बैड डेट्स तो आप ऑलरेडी लिख चुके हो प्रोविजन वाले बैलेंस के, तो दोबारा तो नहीं बैड डेट्स लिखेंगे, बल्कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो पहले क्रिएट की हुई थी अब कंफर्म हो गया कि डेटर कम हो गए, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को रिवर्स करके डेटर्स लिख देते हैं। और अगर इस दोनों एंट्रीज को मिक्स करो तो बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, एंट्री फिर वही बच रही है बैड डेट्स टू डेटर। तो इसलिए ये एंट्री क्योंकि दूसरी दफा पास हो रही होती है, पहले एक दफा प्रोविजन की एंट्री पास हुई होती है तो दोबारा राइट ऑफ की एंट्री पास करते हैं, तो इसलिए ये एंट्री पास होती है। ठीक है, उसके बाद हमने इंक्रीज इन प्रोविजन और डिक्रीज इन प्रोविजन की एंट्रीज देखी। इंक्रीज इन प्रोविजन की अगर हम एंट्री देखें कि अगर प्रोविजन पहले से बढ़ रही है तो उसकी एंट्री पास होती है बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और अगर आपकी प्रोविजन डिक्रीज हो रही है तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बैड डेट्स। और भी इससे रिलेटेड एंट्रीज होती हैं जो ज्यादा डिस्कस होती हैं, फिलहाल हम वही कर रहे हैं, अब फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम उसको देखते जाएंगे। और बैड डेट्स रिकवर्ड की एक एंट्री सीखी हमने, वो क्या एंट्री थी जनाब, कैश टू बैड डेट्स या कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। जी, तो हम चलते हैं आज नेक्स्ट डिस्कशन पे। और आज का हमारा टारगेट है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, आज कोशिश करेंगे कि वो भी सीखें हम। अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है या फिर नेक्स्ट लेक्चर पे वो काम चला जाएगा। जी, हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे 15 तक शायद का। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अपने सामने रखो, अगर उससे पहले अगर आपको कोई सवाल में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रेंटल एक्सपेंस ऑफ ₹5490 वर एंटर्ड इनकरेक्टली as 5940 in the expense account, but
entered correctly in the bank account in the ledger. मतलब जो हमने एंट्री पास करनी थी रेंट टू बैंक, रेंट गलत लिखा गया, बैंक बिल्कुल ठीक लिखा। तो रेंट एक्सपेंस है कितना 5490, आपने लिख कितना दिया 5940, ज्यादा लिखा काम। और डिफरेंस बताओ कितना है, जल्दी से एक तो इसका डिफरेंस फाइंड करें, और हमने रेंट ज्यादा लिख दिया, तो बताएं कितना ज्यादा लिखा। इसका डिफरेंस ले कैलकुलेटर 450 सर जी। 450। तो एंट्री क्या पास कर देंगे जनाब, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। सस्पेंस अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि हमने रेंट को तो ठीक कर लिया, तो बाकी जो डिफरेंस है बैंक ठीक था, तो हमने सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ओके होगी बात। अपना अपना कैलकुलेटर अपने सामने रखें, कुछ छोटी मोटी वर्किंग करनी पड़ सकती है। बैंक चार्जेस 200 have been omitted entirely from the ledger. Bank charges of rupees 200 have been omitted entirely from the ledger. जी मेरे भाई, आपने बैंक चार्जेस कंप्लीटली ओमिट कर दिया, लिखा ही नहीं जी, तो अब लिख दो। याद रखें इसमें बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। बैंक चार्जेस की जो ओरिजिनल एंट्री पास होती है वो होती है बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक क्रेडिट, ये उसकी करेक्ट एंट्री होती है। अगर सवाल अब बड़े गौर से सुनना है, अगर वो ये कहता कि बैंक चार्जेस एंटायरली बुक्स के अंदर ही नहीं लिखा, तब ये एंट्री पास कर देंगे। जब वो कहे कि स्पेसिफिक अकाउंट या स्पेसिफिक लेजर में नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ उसने उस चीज के लेजर के अंदर जाकर नहीं लिखा, तो सिर्फ वही चीज मिसिंग है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अक्सर स्टूडेंट जैसे ही ओमिशन देखते हैं तो वो एरर ऑफ ओमिशन समझ के पूरी एंट्री पास कर देते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। लेकिन सवाल क्या होगा कि अगर वो कहता है कि बैंक चार्जेस रुपीज 200 एंटायरली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स, तो फिर हम एंट्री पास करते हैं बैंक चार्जेस टू बैंक। अब उसने कहा है बैंक चार्जेस ओमिटेड फ्रॉम द लेजर। आपको पता है इन दोनों का अपना अपना लेजर बनता है, इसका अपना लेजर बनेगा, इसका अपना लेजर बनेगा। तो उसने कहा बैंक चार्जेस के लेजर में हमने चीज नहीं लिखी, तो आप लिखेंगे तो सिर्फ बैंक चार्जेस डेबिट करेंगे जो चीज नहीं लिखी हुई, और बाकी समझेंगे कि ठीक है, तो बाकी की जगह सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे 200 से। अक्सर ये स्टूडेंट गलती कर जाते हैं कि वो समझते हैं या उनको लगता है कि ये एरर ऑफ ओमिशन है, बिल्कुल है, लेकिन उसने लेजर में गलती की है, लेजर स्पेसिफिक लेजर में नहीं लिखा, तो हम सिर्फ उसको ठीक करेंगे। पूरी बुक में ना लिखता तो फिर ये पूरा ठीक करता। हाँ जी जनाब, द टोटल ऑफ परचेज रिटर्न डे बुक अमाउंटिंग टू रुपीज 16,160
had not been posted to the ledger। अब देख रहे हैं उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि आपने परचेज रिटर्न डे बुक को लेजर में पोस्ट नहीं किया। तो परचेज रिटर्न डे बुक के लेजर की बात हो रही है, तो इसके अगेंस्ट एक और लेजर भी चल रहा होता है साथ, क्रेडिटर का लेजर। तो इसमें उसने सिर्फ परचेज रिटर्न डे बुक की बात की है, तो हम भी सिर्फ परचेज रिटर्न डे बुक की तरफ जाएंगे। तो क्या करेंगे, परचेज रिटर्न डे बुक हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे और परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। गॉट इट। हाँ, अगर वो कहता कि परचेज रिटर्न डे बुक के अंदर लिखा ही नहीं, यानी परचेज रिटर्न डे बुक को एंटायरली ये बात नहीं लिखी, तो फिर हम एंट्री पास करते क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न। जब उसने कहा ना लेजर में नहीं लिखा, तो फिर सिर्फ परचेज रिटर्न को ठीक करेंगे, क्योंकि लेजर हर एक एलिमेंट का सेपरेट होता है। अपने अपनी एंट्रीज अपने सामने रखो ताकि हम साथ डिस्कस करने के साथ साथ आपको पता चल जाए कि आपने गलती कहां पे की है। नेक्स्ट, discount received amounting 11320 had been debited to the discount allowed। discount received, डिस्काउंट रिसीव किया था तो डिस्काउंट रिसीव तो क्रेडिट होता है, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है। उसने गलती से डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया। दोबारा देखें, सब गलती क्या हुई है कि करना क्या था, डिस्काउंट रिसीव था तो डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करना था। उसने गलती भी की, डिस्काउंट अलाउड लिखा और लिखा भी डेबिट। तो अब हम सही करने के लिए क्या करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करना था वो कर देंगे, डिस्काउंट अलाउड गलत डेबिट किया उसको रिवर्स करेंगे तो वो भी क्रेडिट हो जाएगा। तो फिर डेबिट साइड पर क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट। डेबिट साइड पर कुछ नहीं रहा ना, क्योंकि जब उसने डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करना था वो नहीं किया, गलती से डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया। तो क्या करेंगे, डिस्काउंट के डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट करना था वो क्रेडिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट $22,640 से डेबिट हो जाए। ओके होगी बात। चले नेक्स्ट अगली ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 20, द सेल अकाउंट हैड बीन एडेड शॉर्ट 10,000। सेल अकाउंट 10,000 से कम लिखा, तो पूरा कर दो। क्या एंट्री पास होगी, सस्पेंस अकाउंट टू सेल। क्या एंट्री पास होगी, सस्पेंस अकाउंट टू सेल। ओरिजिनल अमाउंट 10,000 से, क्योंकि जितनी अमाउंट से कम लिखा है बस उतनी ही अमाउंट लिख देंगे, ये नहीं कि इसको डबल करने की या हाफ करने की जरूरत है। ये कोई गलती सिर्फ है कि एक चीज लिखी नहीं, तो वो लिख देते हैं। एंट्री क्या पास हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। क्लियर होगी बात। हाँ, एक बात याद रखनी है कि जब भी ओवरकास्टिंग या अंडरकास्टिंग हो, एक साइड पर सस्पेंस अकाउंट ही आता है, जबकि पूरी एंट्री ही ना गलत की जाए। ट्रांजैक्शन नंबर 21,
ये 21, 22, 23, 24 ये सारी ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी हैं, यानी मेन ट्रांजैक्शन है, अच्छी ट्रांजैक्शंस हैं, बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा हम सबको। इसमें हम वो करेक्ट एंट्री भी पास करेंगे, रॉन्ग एंट्री भी पास करेंगे, वो मेन काम यहाँ पर शुरू होने वाला है। जी मेरे भाई आ जाओ जरा। लिखा हुआ है एन एसेट बॉट 4 years ago फॉर ₹7,000। 4 साल आपने पहले 7,000 के कैसेट खरीदा एंड डेप्रिशिएटेड टू 1,200। ये क्या डेप्रिशिएटेड टू ₹1,200? ये 1,200 क्या चीज है? उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, उसकी बुक वैल्यू है, उसकी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है। ये 1,200 क्या चीज है? Accumulated depreciation. दोबारा एक दफा गौर से पढ़ के बताएं। डेप्रिशिएटेड टू ₹1,200। वैल्यू है सर। वैल्यू, ये बुक वैल्यू है। ये छोटी मोटी गलतियां हम अंग्रेजी पढ़ने की वजह से कर जाते हैं। और आज जो पीआरसी का पेपर हो रहा है ना, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का, सबसे ज्यादा इसी बात की गलती हो रही है स्टूडेंट से कि जैसे ये बिल्कुल सिर्फ टू की वजह से इसका मतलब चेंज हो गया। तो डेप्रिशिएटेड टू ₹1,200 मतलब 1,200 तक वो डेप्रिशिएट हो गया, मतलब इसकी बुक वैल्यू है। तो 7,000 और 1,200 का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आगे वो कहते हैं हैड बीन सोल्ड फॉर ₹1,500 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। 1,500 का बेच दिया। अब गलती क्या हुई? फिर आगे पढ़ते हैं। The receipt of the cash has been posted in the bank book, but corresponding entries have not been recorded. कहता है जो कैश मिला वो हमने पोस्ट कर दिया, बाकी सारी एंट्रीज नहीं लिखी। ये तो बहुत आसान हो गया काम, बाकी एंट्रीज लिख देंगे। वो कहता है जो कैश रिसीट था, जो हमें 1,500 रुपया मिला, वो हमने बैंक बुक में लिख दिया या कैश बुक में लिख दिया, लेकिन उसके अलावा बाकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमने कोई नहीं लिखी। मतलब अब देखें, उसके कहने का मतलब ये है कि हम पहले करेक्ट एंट्री पास करते हैं। करेक्ट एंट्री इसकी बनती है कैश डेबिट 1,500, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5,800। ये पता चल गया 5,800 कैसे आया? 1,200 का और 7,000 का डिफरेंस। फिर उसके बाद एसेट क्रेडिट करेंगे 7,000 से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या गेन ऑन डिस्पोजल 300 से आ रहा है। एंट्री तो ये बनती है। उसने सिर्फ कैश बुक, कैश को लिखा है या बैंक को लिखा है, बाकी सारी एंट्रीज लिखी ही नहीं है। तो सिंपल काम क्या करना है? सारी एंट्रीज लिख देनी है जो उसने नहीं लिखी। उसने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट नहीं किया, हम कर देते हैं। उसने एसेट को क्रेडिट नहीं किया, हम कर देते हैं। उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, वो भी कर देते हैं। इसके बाद एक और चीज, जो ऊपर डिफरेंस आ रहा है वो किस नाम से जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। कितना? 1,500, क्योंकि इसकी जगह कैश आना था तो उसने नहीं लिखा। उसने सॉरी कैश तो लिख दिया, तो इसकी जगह जो दोबारा कैश लिखेंगे तो वो डबल हो जाएगा। तो जो डिफरेंस है उसकी जगह हमने क्या लिख दिया? सस्पेंस अकाउंट। एक और चीज इसमें मिसिंग है, कोई चीज, कोई बंदा उस तक पहुंचा या नहीं? एक और चीज इसके अंदर मौजूद है, इस ट्रांजैक्शन के अंदर। बताओ वो क्या चीज है जो स्टिल कंसीडर करने वाली है? हाँ जी जनाब, कोई शख्स उसको पिक कर पाया या नहीं? एनीवन? सर जो उसकी डेप्रिसिएशन है
क्योंकि हमने क्रेडिट नहीं किया था एसेट को, तो उसकी डेप्रिसिएशन जो एक्सेस से चार्ज हुई। एक्सीलेंट। देखें, हाँ, उसने लिखा है ये ट्रांजैक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हुई है। कब हुई? एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में। और आप देखें कि उसने तो एसेट क्रेडिट किया ही नहीं था, मतलब उसने कैश के अलावा कोई ट्रांजैक्शन की ही नहीं थी। ठीक है, बाकी ट्रांजैक्शन मतलब उसने फिर एसेट 7,000 से क्रेडिट भी नहीं किया था, उसने 7,000 से एसेट क्रेडिट भी नहीं किया था। इसका मतलब है उसने इस साल की भी डेप्रिसिएशन ले ली होगी। ऐसा ही है ना, उसने इस साल की डेप्रिसिएशन भी वो ले चुका है। तो हम सिंपल डेप्रिसिएशन का रेट या ऐसे ही, क्योंकि उसने एक्चुअल में प्रॉब्लम भला क्या है कि ये सवाल मैंने पिक किया हुआ है डिफरेंट सवालों से मिला के बनाया हुआ है, तो कुछ सवाल आपको अजीब से लगेंगे, उसका आपको हाथ पांव नहीं मिल रहा होगा। उसकी वजह ये होगी क्योंकि उसकी हर सवाल की रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग होती है, उसका सवाल के अंदर आपको रेट वगैरह गिवन होगा। तो इसमें फिलहाल हम सिंपल ये कर सकते हैं कि 4 साल पहले एसेट खरीदा है, तो 4 साल की तो डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा आ रही है, 5800 आ रही है। 5800 को अगर 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन अमाउंट ज्यादा बन जाएगी उसकी बुक वैल्यू से भी। तो हो सकता है जो जिस सवाल से ये क्वेश्चन पिक किया गया और ट्रांजैक्शन पिक की गई हो वहां पर मेथड WDV हो और रेट भी गिवन हो। तो एक एंट्री मिसिंग है, वो ये है कि हमने डेप्रिसिएशन भी रिवर्स करनी है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन। वो जो 1 साल की डेप्रिसिएशन आएगी उसमें आपको वो इंफॉर्मेशन बताई होगी, उसकी डेप्रिसिएशन भी हमें रिवर्स करनी पड़ेगी। क्यों की बात? क्योंकि साल के शुरू में ट्रांजैक्शन की और उसने एसेट क्रेडिट ही नहीं किया, तो साल के एंड में उसकी डेप्रिसिएशन भी आ चुकी होगी, तो वो रिवर्स कर देंगे। बुक वैल्यू मेथड होगा या स्ट्रेट लाइन मेथड होगा, वट एवर जो भी होगा उससे एंट्री पास कर लेंगे। तो ये चीज थी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 22। ये जो 21 है, 22, 23, 24, ये ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी हैं, इसमें आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। और जरा 22 ट्रांजैक्शन में बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन है। अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹1470 had been credited to the customer account as 1740. A credit sale 1470 had been credited to the customer account 1740. A bad debts of ₹1560 has to be written off. 1560 आपने बैड डेट्स हैं आपके, आपने उसको राइट ऑफ किया। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की बात कर रहा है। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड at 10% of the receivable. Receivable appear in the trial balance are 23,390 and the allowance for the bad debts amounting show credit balance 2320. मतलब प्रोविजन पहले पड़ी है 2320 से, डेटर्स आपके पड़े हैं 23390 से, बैड डेट्स 1560। आपने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले एक क्रेडिट सेल थी 1470, तो अगर मैं एंट्री पास करूं क्रेडिट सेल्स की तो एंट्री पास होगी डेटर या कस्टमर अकाउंट डेबिट सेल अकाउंट क्रेडिट। इस अमाउंट से 1470 से ये करेक्ट एंट्री पास होती है ना अगर हम सेल करें। उसने रॉन्ग एंट्री क्या पास की, जरा गौर से पढ़ें। कहता है क्रेडिटेड टू द कस्टमर अकाउंट 1740, कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, मतलब डेटर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 1740। सेल का जिक्र नहीं किया, सेल ठीक समझेंगे। मतलब डेटर अकाउंट डेबिट करना था 1470 से, गलती से डेटर को क्रेडिट कर दिया 1740। तो मुझे बताएं अब अगर हम इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे तो डेटर्स को किस अमाउंट से डेबिट करना चाहिए?
1470 से करना था और 1740 से रिवर्स किया। ओके होगी बात? तो ये कितनी अमाउंट बन जाएगी? 3210 यस सर। डेटर टू सस्पेक्ट, क्योंकि सेल बिल्कुल ठीक है, उसके बारे में उसने नहीं कहा। उसने क्या क्रेडिट सेल्स किए हैं, डेटर अकाउंट को ये कर दिया। तो जिस अकाउंट का जिक्र करेगा हम सिर्फ उसको ठीक कर दें। ओके, अब मुझे बताओ डेटर बढ़ने से प्रोविजन ज्यादा होगी या प्रोविजन कम होगी? डेटर बढ़ने से जो प्रोविजन का 10% है वो हमें ज्यादा करना चाहिए या प्रोविजन को रिवर्स कर देना चाहिए? हाँ जी जनाब। तो मेरे भाई डेटर्स बढ़ेंगे ना तो परसेंटेज भी ज्यादा अमाउंट पे आएगी, क्योंकि 10% आपने प्रोविजन क्रिएट की थी, तो जिसमें 3210 के ऊपर तो एक तरह के डेटर्स की प्रोविजन ही नहीं आई, या जो प्रोविजन आ गई वो गलत है। तो अगर बिल्कुल वही काम जो हम करते होते हैं डेप्रिसिएशन के अंदर, कि अगर एसेट डेबिट हो तो प्रोविजन डेप्रिसिएशन हमें ज्यादा चार्ज करनी पड़ती है, एसेट क्रेडिट हो रहा होता है रेक्टिफाइंग के अंदर तो हमें डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी पड़ती है, क्योंकि एसेट कम होगा डेप्रिसिएशन कम होगी। तो डेटर ज्यादा किए हैं आपने तो आपको प्रोविजन भी बढ़ा देनी चाहिए। तो आप प्रोविजन बढ़ाने की एंट्री क्या होती है, याद है किसी को? बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। किस अमाउंट से भला? 321 से। ये कैसे आया? 3210 का 10%, 3210 का 10%। फिर उसने कहा है कि जनाब आपने बैड डेट्स राइट ऑफ किए हैं, वो भी कर देते हैं। कितनी अमाउंट से? 1560 से। A bad debts has to be written off। अच्छा इसने यहां पर भी है has to be written off, ये इस चीज को भी देखना है। पहले हमें माजरत ये एंट्री पास करनी चाहिए, पहले हमें एंट्री पास करनी चाहिए थी बैड डेट्स टू डेटर्स 1560 बैड डेट्स, क्योंकि उसने कहा है हैज टू बी रिटर्न ऑफ, मतलब ये भी अभी हमने करने हैं, उसने पहले नहीं किए हुए। अब हमारे पास 3210 से डेटर्स बढ़ रहे हैं, 1560 से डेटर्स कम हो रहे हैं। डेटर बढ़ने से प्रोविजन बढ़ानी पड़ेगी, डेटर कम करने से प्रोविजन कम करनी पड़ेगी। तो फिर आप क्या कर सकते हो कि आप ऐसा करो, नेट कर लो, जितनी अमाउंट डेबिट हो रही है जितनी अमाउंट क्रेडिट हो रही है पहले नेट कर लो। डेबिट का डिफरेंस बढ़ रहा है तो प्रोविजन बढ़ा दो, और अगर कम हो रहा है तो प्रोविजन कम कर दो। तो ये हमें नेट करेंगे तो डेटर्स हमारे बढ़ रहे हैं। कितनी अमाउंट से बढ़ रहे हैं, जरा वर्किंग कर रहे हैं कोई? 3210 माइनस 15 1650 1650, इसका 10% ले लेंगे तो हमारे पास प्रोविजन आ जाएगी। ओके होगी बात? तो प्रोविजन हम बढ़ा देंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स यानी बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितनी अमाउंट हो जाएगी? 165। तो जनाब ये 3 ट्रांजैक्शंस हैं जो उन्हें उसको रेक्टिफाई किया है। और आप ये कह सकते हो सर डेटर और फिर वो प्रोविजन की अमाउंट क्यों गिवन है? वो गलत अमाउंट गिवन है, मतलब उसमें ये गलतियां थी, हमने उसको एंट्रीज के अंदर ही ठीक कर लिया। जब SOFP के अंदर लिखेंगे तो ये चीजें उस डेटर्स और प्रोविजन में प्लस माइनस करके लिखेंगे, यानी जब SOFP के अंदर डेटर्स की अमाउंट और प्रोविजन की अमाउंट लिखी जाएगी तो ये जो हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की हैं ये इंपैक्ट उनके ऊपर जाएगा। जनरल एंट्रीज इसकी ये रेक्टिफाइंग एंट्रीज। ओके होगी जनाब? नेक्स्ट आगे चलते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 23, ये भी अच्छी ट्रांजैक्शन है।
मतलब मैंने जो कहा ना 24 तक ट्रांजैक्शन हमारी बहुत अच्छी जी। A check of rupees 10,800 was paid to the creditor. हमने 10,800 का चेक क्रेडिटर को पे किया जिसने 10% हमें डिस्काउंट दे दिया। अगर हम यहां तक बात करें, सिर्फ यहां तक जो इस ट्रांजैक्शन, इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? हम अपने क्रेडिटर्स को डेबिट कर देंगे या अकाउंट पेएबल को डेबिट, बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा और डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट होगा। यानी ये करेक्ट एंट्री पास कर रहा हूं। 10,800 हमने बैंक यानी क्रेडिटर को दिया तो हमारा बैंक 10,800 से कम है। 10% डिस्काउंट लिया तो कोई डिस्काउंट की अमाउंट बता सकता है जल्दी से? मैंने 10,000 क्रेडिटर है 1,200। मैसेज ऑप्शन ओके कर दिया, आप मैसेज से अपना आंसर दे सकते हो जी। डिस्काउंट रिसीव की अमाउंट कितनी होगी? 1,080 होगी या कोई और अमाउंट है? 1200, क्योंकि 10,800 90% अमाउंट है। 10,800 90% अमाउंट है, उसको 90 पे डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी आ गई यहाँ पर? 12,000। ये करेक्ट एंट्री है। अब उसने जो एंट्री पास की वो देख लेते हैं, रॉन्ग एंट्री, फिर उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। उसने कहा कि जनाब द पेमेंट वाज करेक्टली एंटर्ड इन द बैंक बुक। लो जी, बैंक तो सही क्रेडिट हो गया, बट वाज पोस्टेड टू द परचेज अकाउंट 1080, नो अदर एंट्री मेड। मतलब देखें, उसने एंट्री पास कर दी, परचेज को लिख दिया 1080, बैंक को लिख दिया 10800। ये एंट्री उसने पास की, क्योंकि रॉन्ग एंट्री हमेशा वो बताता है, करेक्ट एंट्री हमें पता होता है। इनको मिक्स करके हम अपनी रेक्टिफाइंग एंट्री बना लेते हैं जी जनाब। 12,000 से क्रेडिटर को डेबिट करना था, वो उसने किया ही नहीं, वो कर देते हैं। क्रेडिटर्स को 12,000 से डेबिट करना था, उसने किया ही नहीं, हम डेबिट कर देते हैं। बैंक को क्रेडिट करना था, उसने कर दिया। डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करना था, उसने नहीं किया, वो हम कर देते हैं। ये भी हो गया। परचेज गलत डेबिट किया, उसको क्रेडिट कर दो। बाकी बैंक ठीक था, बाकी जो डिफरेंस बच गया वो सस्पेंस अकाउंट जिंदाबाद। यानी हम अपनी ट्रांजैक्शन ठीक कर लें, उसके बाद जितना भी डिफरेंस डेबिट साइड पर बचे या क्रेडिट साइड पर बचे, ओके होगी जनाब। ये इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री थी। आगे चलें फिर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 24। ये मैंने पहले भी आपसे अर्ज की थी कि क्वेश्चन या डिफरेंट क्वेश्चन से ट्रांजैक्शन पिक की गई हैं, तो हो सकता है कुछ ट्रांजैक्शन में आपको थोड़ा मुश्किल हो रही हो, ताकि क्योंकि उसका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो इसमें मिसिंग है। सन्ड्री रिसीवेबल इंक्लूड 15,000 विच हैड प्रूव्ड इररिकवरेबल। 15,000 आपके डेटर्स के अंदर मौजूद है जो कि कंफर्म है कि वो पैसे नहीं मिले, तो बैड डेट्स, बट वाज नॉट रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ नहीं किए, तो हम किस लिए हैं? हम राइट ऑफ कर देते हैं। According to the consistent policy as reserve for bad debts, reserve for bad debts मतलब provision for bad debts, reserve for bad debts मतलब provision for bad debts। reserve for bad debts का मतलब क्या है? provision for bad debts। created 5% on the closing balance। देखिए जनाब,
आपने एक डेटर्स को राइट ऑफ करना था, नहीं किया, तो जब राइट ऑफ किया तो बैड डेट्स टू डेटर्स 15,000। आप मुझे बताएं इस एंट्री के पास ना होने की वजह से प्रोविजन पे फर्क पड़ा होगा या नहीं? जहरी सी बात है, डेटर आपकी ट्रांजैक्शन के अंदर नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है डेटर्स उसने ज्यादा लिखे हुए थे पहले, तो प्रोविजन भी उसने ज्यादा लिख दी होगी 5% से। देखो उसने डेटर्स पहले क्रेडिट नहीं किए थे, राइट ऑफ नहीं किए थे, तो इसके ऊपर प्रोविजन भी आ चुकी होगी। तो अब जब हमने डेटर्स राइट ऑफ किए तो उसकी प्रोविजन भी खत्म करेंगे जितनी उसने ज्यादा क्रिएट की हुई थी। तो प्रोविजन कम कैसे करते हैं? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बैड डेट्स, तो पता है ना प्रोविजन कम करने की एंट्री और प्रोविजन ज्यादा करने की एंट्री। तो 15,000 ये अमाउंट जो 15,000 इसका 5% लें, ये दो ट्रांजैक्शन, एक बैड डेट्स की और एक जो प्रोविजन है, बिल्कुल वैसे ही है जब एसेट में गलती करते हैं तो उसके अंदर एक गलती हो जाती है डेप्रिसिएशन की। हाँ जी जनाब, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कुछ कदरे आसान है, परेशान ना हो, हमने आज 30 तक ही डिस्कस करनी है। फिर नेक्स्ट जो हमारी डिस्कशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट। तो इंशाल्लाह मजीद हमारे 2 लेक्चर्स पॉसिबल हैं इसके ऊपर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर, ठीक है। तो फिर अगर आपने ये लेक्चर समझ के अगले मजीद 2 लेक्चर भी ले लिए तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी कोई रेक्टिफिकेशन की बात होगी ना तो एंट्री पास करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ना ही ये प्रॉब्लम आएगी कि प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट कैसे लेते हैं। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम IAS 8 दोबारा रिवाइज करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका रिलेशन उसके साथ क्या है, कि जो अक्सर स्टूडेंट परेशान हो जाते थे कि सर रिटेन अर्निंग में क्यों प्लस माइनस हो रहा है, क्योंकि रिटेन अर्निंग भी प्रॉफिट ही है ना। तो जल्दी से जनाब 5-6 मिनट और आपके चेक कीजिए। कमीशन ऑफ ₹3500 वाज पेड, आपने कमीशन पे किया, तो जब कमीशन पे करते हैं तो एंट्री पास करेंगे कमीशन टू कैश, बट वाज डेबिटेड ट्वाइस, हमने 2 दफा डेबिट किया, किस किस को? वंस इन द पार्टी अकाउंट एंड वंस इन द कमीशन अकाउंट, मतलब जिस बंदे को कमीशन दिया उस बंदे को भी डेबिट कर दिया और कमीशन को भी डेबिट कर दिया। मतलब पार्टी मतलब जिसको कमीशन दिया, जैसे अगर आपने अपने किसी सैलरी एजेंट को, सॉरी सेल्स एजेंट को कमीशन दिया तो उस सेल्स एजेंट को भी डेबिट कर दिया और कमीशन को भी डेबिट कर दिया, 2 दफा चीजें डेबिट कर दी। तो क्या करेंगे, कमीशन जो डेबिट एक दफा किया वो तो सही नहीं किया, सिर्फ पार्टी अकाउंट को गलत किया, तो पार्टी अकाउंट को ठीक कर देते हैं, सिर्फ पार्टी अकाउंट को ठीक करेंगे हम, क्योंकि कमीशन डेबिट करना था, डेबिट हुआ एक दफा कमीशन और वो करना भी था, और एक दफा पार्टी को डेबिट किया वो डेबिट नहीं करना था, तो पार्टी को क्रेडिट करके सस्पेंस को डेबिट कर देते हैं। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पार्टी अकाउंट वो शख्स के बात हो रही है, जितनी भी अमाउंट है उस अमाउंट से 35, और जो कमीशन है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कमीशन को डेबिट करना भी था, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस जिसको मर्जी दें, एक्सपेंस अपने नाम से डेबिट होता है, उस बंदे के नाम से डेबिट नहीं होता। नेक्स्ट 26, ये तो बिल्कुल से स्ट्रेट फॉरवर्ड है। परचेज ऑफ ₹4500 वर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक, की आपने परचेजेस लिख आपने दी सेल्स, जिस एंट्री हमने टॉप 10 में भी की थी, जब परचेज की चीज परचेज को डेबिट करना चाहिए तो उसने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। मतलब सेल बुक में लिखने का मतलब होता है सेल लिख दी, और सेल तो क्रेडिट होती है। अब सही करने के लिए क्या करेंगे,
एक तो परचेज डेबिट करनी थी, परचेज को डेबिट किया, उसने सेल्स लिख दी, मतलब सेल क्रेडिट कर दी। जब वो कहता है ना सेल लिख दी, इसका मतलब है जिस जगह सेल लिखी जाती है वहां पर लिखी, ऐसा नहीं कि उसने डेबिट करने की जगह सेल लिख दी। जब वो कहना परचेज रिकॉर्ड कर दी, मतलब परचेज को डेबिट कर दिया, सेल रिकॉर्ड कर दी, सेल को क्रेडिट कर दिया। बाय नेचर जो उसका है बनती है नेचर डेबिट या क्रेडिट, उसमें लिख। तो अब क्या करेंगे, परचेज अकाउंट तो डेबिट करना था, सेल को सही करने के लिए डेबिट कर दिया, सेल को खत्म करने के लिए डेबिट कर दिया, और सस्पेंस को क्रेडिट। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 27, ये बहुत आसान सी है। ₹600 collected from a party in respect of due which had been written off as bad 2 years ago। कहता है 600 रुपए हमें मिला उस पार्टी से जिस पार्टी के पैसे हमने बैड डेट्स लिख दिए थे। इसका मतलब ना वो ये तो बैड डेट्स रिकवर्ड है, ये क्या है, बैड डेट्स रिकवर्ड। कहता है वाज क्रेडिटेड टू द रिसीवेबल अकाउंट। ये अक्सर गलती कर देता है, कहता है उस बंदे से पैसे लिए और एंट्री पास कर दी कैश टू रिसीवेबल, यानी क्रेडिटेड टू रिसीवेबल का मतलब है उसने रिसीवेबल को क्रेडिट किया। हालांकि जब बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं तो बैड डेट्स को क्रेडिट करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर देंगे, क्योंकि उसको बैड डेट्स रिकवरी के केस में क्रेडिट नहीं करते, उसको रिवर्स कर दिया, और बैड डेट्स को क्रेडिट कर देंगे। ये J.Y वाला सवाल है, जो J.Y को क्रेडिट कर दिया था ना, उसमें उसने नाम बता दिया, इसमें उसने सिर्फ कह दिया अकाउंट रिसीवेबल। तो पहले जब ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में टॉपिक होता था, ये बड़ी आम गलती होती थी। जब भी रेक्टिफिकेशन का सवाल होता था तो हर दूसरे तीसरे साल जब सवाल आता था तो इसकी ये करेक्शन करवाता होता था। हाँ जी जनाब। 28 goods invoiced at 4600 were returned by a debtor। मतलब एक कस्टमर ने हमें चीजें वापस की, मतलब सेल्स रिटर्न की 4600 की। तो एंट्री पास करनी चाहिए थी हमें सेल रिटर्न टू डेटर। एंट्री क्या पास करनी चाहिए हमें, सेल रिटर्न टू डेटर, मतलब सेल रिटर्न डेबिट कर लेनी चाहिए 4600 से, और अपने डेटर्स को क्रेडिट करना लेना चाहिए 4600 से। मतलब अगर मैं करेक्ट एंट्री पास करूं, सेल्स रिटर्न डेबिट, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट 4600 से। रॉन्ग एंट्री क्या पास की, वो क्या कह रहा है, दीज वर एंटर्ड इन द परचेज डे बुक, मतलब उसको परचेज लिख दिया उसको 4600 को, एंड पोस्टेड फ्रॉम देयर टू डेटर अकाउंट 6400। डबल गलती होगी। कहता है एक तो से रिटर्न की बजाय उसको परचेज लिख दिया, दूसरा डेटर को 4600 की बजाय डेटर को भी गलत लिखा 6400 से। ये सिनेरियो चल गया, यानी से रिटर्न टू डेटर 4600 से एंट्री पास करनी चाहिए थी, उसने ये एंट्री पास करने की बजाय परचेज को से रिटर्न की जगह परचेज लिख दिया, और डेटर के अंदर डेटर को लिखा सही जगह पे बट अमाउंट गलत लिख दी। अब चीजें ठीक कर लेते हैं हम, रेक्टिफाइंग एंट्री। वही तरीका, पहले इसको देखो, से रिटर्न को डेबिट करना था, क्या उसने किया हुआ है, नहीं, तो कर दो। से रिटर्न को उसने डेबिट नहीं किया, कर दिया। डेटर अकाउंट को क्रेडिट करना था बिल्कुल 4600 से, लेकिन उसने 6400 से क्रेडिट कर दिया। ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट किया या कम अमाउंट से, 46 या 64, तो ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट किया तो उसको खत्म करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा। डिफरेंस लेकर डेबिट कर दे, कितना डिफरेंस आ रहा है, 4600 और 6400, 1800। यहां पर आ जाओ, ये भी ठीक हो गया। परचेज अकाउंट को उसने गलत डेबिट कर दिया,
परचेज अकाउंट तो डेबिट करने नहीं था, उसने गलत डेबिट कर दिया, तो परचेज अकाउंट 4600 से क्रेडिट। बातें ठीक होने के बाद जो डिफरेंस बच गया दैट इज सस्पेंस अकाउंट। जो डिफरेंस बच गया वो क्या कहलाया? सस्पेंस अकाउंट। ओके होगी बात? चले जनाब आगे चलते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 29, बहुत आसान सी ट्रांजैक्शन है। डिस्काउंट कॉलम इन द सेल डे बुक वाज शॉर्ट कास्टेड बाय 1500। डिस्काउंट कॉलम, वैसे तो सेल डे बुक में डिस्काउंट कॉलम होता ही नहीं है। वो कहते हैं कि आपने डिस्काउंट कॉलम, सेल डे बुक का डिस्काउंट अलाउड होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड होता है? सेल डे बुक के ऊपर अगर डिस्काउंट हो वो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है या डिस्काउंट सेल के ऊपर? डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड। वो कहते हैं वाज शॉर्ट कास्टेड बाय 1500, 1500 से कम लिखा गया है, 1500 से कम लिखा गया है, तो मजीद लिख दें। क्या करेंगे जनाब? डिस्काउंट अलाउड हमारा बाय डिफॉल्ट डेबिट होता है 1500, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर दो। आप डिस्काउंट अलाउड की जगह सेल्स भी लिख सकते थे, डिस्काउंट अलाउड की जगह सेल्स भी लिख सकते हैं। अब ना ये उसने डिस्काउंट अलाउड को लिखना या डायरेक्ट सेल कम कर देना ये अलाउ कर दिया है। IFRS 15 आप FR2 में पढ़ोगे तो इवन के लोग अब PRC से भी पढ़ के आते हैं कि डिस्काउंट अलाउड को डायरेक्टली सेल से डिडक्ट भी कर सकते हैं, तो सेल अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट या डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस अकाउंट। लास्ट वन इज आज के दिन की लास्ट, कैश सेल्स ऑफ ₹7300 टू मिस्टर अनवर। कैश सेल्स की थी अनवर को, एंट्री क्या पास करनी थी? कैश टू सेल। ये एंट्री बननी थी ओरिजिनल, कैश सेल है ना। उसने क्या किया? करेक्टली एंटर इन द कैश बुक वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिस्टर अनवर अकाउंट। लो जनाब, उसने एंट्री पास कर दी कैश टू मिस्टर अनवर। क्या करेंगे? रेक्टिफाई करने के लिए सेल को क्रेडिट करना था, उसने मिस्टर अनवर को क्रेडिट कर दिया। सेल को क्रेडिट करना था, उसने मिस्टर अनवर को क्रेडिट कर दिया। तो क्या करेंगे हम? मिस्टर अनवर को डेबिट कर देंगे, सेल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, हमारी 30 ट्रांजैक्शन हो गई हैं और जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे कमांड आ जाए तो आपने पहले पिछली एंट्रीज दोबारा करनी है जो आपकी गलत हुई है, सिर्फ देख कर नहीं करके। 31 से लेकर मेरे भाई अगले जो आपने ये पूरी ट्रांजैक्शन कर लेनी है जितनी भी गिवन है, आई थिंक 44 गिवन है या 45 तक 15 ट्रांजैक्शन बनती है, ये आपने कंप्लीट करनी है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 वगैरह उसके अंदर ना प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट बताया हुआ है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो 45 ट्रांजैक्शंस आपकी कंप्लीट हो गई हैं और इंशाल्लाह हमारा NPO भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारी क्लास होगी बुध वाले दिन फिजिकल, और कल मैं आपको और परसों के लिए वैसे तो ये मुनासिब नहीं है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए तो मैं आपको 2 लेक्चर सेंड करूंगा। अगर आप मैनेज कर पाए तो कर लेना, तो वे ज़रूरी नहीं है क्योंकि मेन आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।